अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोना आलम। ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज अगर सियासी एतबार से बात करें तो बहुत सारी इस वक्त बातें हैं जो कि मंजरनामे पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस के हवाले से बड़ा अनफॉर्चुनेट ये बात है और आइडियली स्पीकिंग होना नहीं चाहिए कि हमें तो इस मौके पर, क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर इस वबा से किसी तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और जुलाई में कहा जा रहा है कि एक पीक भी एक्सपेक्ट की जाएगी। फिर साथ साथ जो एक रिलैक्सेशन हमने ईद के मौकों पर देखी उसके भी बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ मजीद स्पाइक्स आएंगे। तो ऐसे मौके पर तो नाजरीन हमें हर सतह पर एक होने की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, लेकिन ऐसे में काफी डिविजन्स नजर आते हैं। खास तौर पर जब हम डिविजन्स की बात करें तो एक तो जो गवर्नमेंट और का एक बयानिया है, उसके बाद एक ऑपोजिशन जमातों का बयानिया है, एक तो इस हवाले से एक डिवीजन की बात हम कर रहे हैं। दूसरे एतबार से अगर इसी पर्सपेक्टिव में देखें तो वफाकी हुकूमत और जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं, फिर जो आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, गिलगित बाल्टिस्तान की हुकूमत वगैरह वगैरह, यहां पर भी एक हमें हमेशा लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, फ्लेक्सिबिलिटी तो फ्लेक्सिबिलिटी किस हद तक, इस बहस में, इस मुबाहिसे में हर दफा हम लोग बार बार जाते हुए नजर आए हैं और ये एक रिकरिंग साइकिल की तरह नजर आया है। लेकिन यकीनन अब नाजरीन वक्त हो चला है कि इसमें हम लोग मजीद डिविजन अफोर्ड ना करें और हमारा वाकई हकीकी मायनों में इस पे उसी किस्म का कंसेंसस हो, आइडियली स्पीकिंग, जो किसी भी कौमी मसले में चाहिए होता है या दरकार होता है। एक तो इस हवाले से बात हो गई। दूसरी तरफ नाजरीन एहतसाब का अमल उसी तरह से जारी और सारी है और हम देखते हैं कि एक तरफ तो कोरोना वायरस और इससे निपटने के तमाम इंतजामात और इकदामात, एक तरफ वो तमाम चीजें चल रही थी, उसके साथ साथ पैरेलल या साइमल्टेनियसली एहतसाब का भी जो सिलसिला था वो भी उसी तरह से जारी और सारी था। ऐसे में जो पूछगछ नैब की तरफ से की जा रही थी, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा तोशेखाना केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को तलब किया गया, फिर जनाब नवाज शरीफ साहब जो कि अभी भी लंदन में ही मौजूद हैं, उनके भी अरेस्ट वारंट से एक दफा फिर से इस केस में भी जारी हो गए। और इसके अलावा चीनी के हवाले से जो कि मच हाइप्ड एक पूरी चीज थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि जो बहरान हुए थे, आपको याद होगा आज से कुछ ही माह पहले चीनी का बहरान, आटे का बहरान, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये तमाम मामलात हमारी फूड सिक्योरिटी पर सीधा जाकर जर्ब लगाते हैं। तो इन तमाम मामलात पर भी एक बाकायदा तौर पर हम सबको पता है कमीशन तश्कील दी गई। फिर इसमें जो नाम सामने आए, एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स थी, तकरीबन हर जमात के लोगों के इसमें नाम शामिल थे कि जी ये बेनिफिशरीज हैं, सब्सिडी दी गई तो क्यों दी गई, उसका क्या जवाब बना, और क्यों इस बहरान की जो वजूहात हैं वो टाइम पर पता लगने के बावजूद भी उनको क्यों एड्रेस नहीं किया गया। खैर नाजरीन, इस हवाले से अब रिपोर्ट सबके सामने है। एज आई मेंशन्ड कि इसमें सबके नाम जो हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं, लेकिन एक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहले भी बैरिस्टर शहजाद अकबर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उन्होंने की हैं, एक बात उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली की। उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें ऑपोजिशन की जमातों के नाम हैं तो उनके खिलाफ अगर एक्शन होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हुकूमत के साथ जो लोग मौजूद हैं उनके जो इसमें नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ एक्शन ना हो। तो यानी कि एक अक्रॉस द बोर्ड एक्शन की बात की जा रही है और एक अक्रॉस द बोर्ड एक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि नाजरीन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू ये है कि ये जो तमाम एक पूरा नेटवर्क है, या जो ये शुगर के हवाले से जो यहां पर बड़े बड़े नाम हैं और बिग विग्स हैं, ख्वाह कोई भी हुकूमत हो, इस बड़े लेवरेज इसमें नजर आते हैं। और इसी तरह से हमने इस कमीशन में भी देखा कि भारी मिकदार में सब्सिडीज पिछली हुकूमतों की तरफ से भी दी गई और मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी 2.4 बिलियन की सब्सिडी दी गई। खैर इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक्शन ही वही चीज है, वाहिद चीज है जिससे इस मसले का वंस एंड फॉर ऑल हल निकलेगा। तो बाकायदा इन तमाम अमूर पे आज हम रोशनी डालेंगे। बड़ी सारी बातें हैं जिनको हम आज जेर बहस रखना चाहते हैं और वी गॉट अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल ऑन बोर्ड। सबसे पहले तारुफ कराती चलूं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाया स्काइप। आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया जी वलीद इकबाल साहब आपकी मौजूदगी के लिए। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएलएन के आप बड़े स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं और अपोजिशन के जो व्यू पॉइंट्स हैं बड़े सेंसिबल अंदाज में जैसे आप हमेशा हमारे सामने रखते हैं वो आप रखेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपकी भी मौजूदगी का। रहमान अजहर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफी हैं आप, एंकर पर्सन हैं और अपना न्यूट्रल तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वेलकम रहमान, आपको भी बहुत बहुत, और टू ऑल द थ्री जेंटलमैन। बाकायदा अगर वलीद साहब आपसे बात का हम आगाज कर लें, क्योंकि तमाम आप लोग हमारे साथ स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वलीद साहब आप पहले इस पे एक अपना इनिशियल रिमार्क हमें दे दें कि किस तरह से ये जो कोरोना वायरस, उसी तरह से केसेस में इजाफा, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, इसमें भी हमें कोई फिलहाल कोई सच कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी, एक वन स्ट्रैटेजी हमें नजर नहीं आती।
इसकी कब तक एक्सपेक्टेशन रखें, हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? और ये जो चीनी रिपोर्ट है, कब तक एक्सपेक्ट करें कि इस पे अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हो पाएगा? देखिए जी, जहां तक कि कोरोना का ताल्लुक है, सबसे पहले मेरी आवाज आपको आ रही है ठीक से कि जी नहीं? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कोरोना का जहां तक ताल्लुक है जी, इसमें एक तो जहां तक जिम्मेदारी का ताल्लुक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जी, वो तो बिलाशुबा और बिल आखिर या इवेंचुअली वफाकी और सूबाई हुकूमतों पे और जो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट्स पे ही आएगा। और जहां तक सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, एक बाकायदा इदारा जो है वो कायम है और वजूद में है और बहुत तवातुर के साथ बैठता है, मीटिंग्स करता है, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग करता है और आगे इम्प्लीमेंटेशन को के ऊपर ओवरसाइट करता है, और वो है नेशनल कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन का जो सेंटर है। और उसमें तमाम सूबों की और एजेके और गिलगित बल्तिस्तान सबकी नुमाइंदगी है और सारे फैसले मुश्तरका तौर पे होते हैं। और उसमें तमाम जो माहिरीन की इनपुट है वो भी मौजूद होती है। मॉडलिंग के लिए के एतबार से एपिडेमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हैं, सबकी इनपुट जो है, और उसके अलावा मईशत के हवाले से भी। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जो तवक्को की जा रही थी, देखें पाकिस्तान, हर एक मुल्क के अपने अपने रही हैं इसके बारे में मुहर्रकात और मौरूजी हालात जो हैं। तो पाकिस्तान में भी जब दो ढाई माह गुजर गए हुए थे, यानी कि मार्च का और अप्रैल का महीना तकरीबन जब गुजर गया हुआ था, तो काफी डेटा पाकिस्तान का अपना भी जो था वो सामने आ गया हुआ था। और उसके हवाले से जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है कि उस तरह का नहीं अभी तक ऐसा हौलनाक किस्म का जो है वो सिलसिला नहीं हुआ। 15 मई तक का जो अंदाजा लगाया जा रहा था मॉडलिंग के जरिए, वो था कि 90,000 मरीज हो जाएंगे। और आप देखें आज भी जो है मैक्सिमम वो 66,000 है, और आज हम 30 मई पे जो है बैठे हुए हैं, तो लास्ट जो है दिन है। और अभी भी कैपेसिटी बकौल जो जफर मिर्जा साहब हैं, जो तमाम कैपेसिटी मौजूद है जो मुख्तस की गई है कोरोना वायरस के लिए पूरे मुल्क में, बेड्स के एतबार से, इंटेंसिव केयर के एतबार से, वेंटिलेटर्स के एतबार से, मजमूई तौर पे पूरी कैपेसिटी की इस वक्त भी कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं इनकार नहीं कर रहा कि बिल्कुल बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, इस वक्त नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना अंदाजा था उतने नहीं बढ़े वो। कैपेसिटी आपको लगता है सर है कि अगर मजीद केसेस बढ़ते हैं तो हम उनको मेडिकली केटर कर सकते हैं? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बावजूद इसके कैपेसिटी सिर्फ 25% इस्तेमाल हुई हुई है, अभी भी 75% कैपेसिटी अनयूज्ड है। अच्छा अच्छा जी राइट, 75। तो देखें ना, जो एक सबसे बड़ा खतरा जो एक सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस का होता है वो ये होता है कि किसी भी मुल्क का, वो तरक्की याफ्ता हो या पाकिस्तान की तरह जो इतना डेवलप नहीं है, वो ये है कि उसके सेहत के निजाम पे ऐसा दबाव आ जाए, ऐसा उस पर बोझ आ जाए कि वो उसको बर्दाश्त ही ना कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तो मैंने अर्ज किया ना कि अभी तो 75% कैपेसिटी अभी इस्तेमाल में भी नहीं आई है। ठीक है, पाकिस्तान में, हालांकि कई ममालिक में बहुत ज्यादा उसका असर, बिल्कुल इटली जैसे अमेरिका में, इटली में, इंग्लैंड में, स्पेन में इसके आगे फेल हो गए। बिल्कुल योर पॉइंट इज मेड। लेकिन वलीद साहब ये भी फरमा दें कि ये जो चीनी कमीशन के बाद जो रिपोर्ट आई है, ऑपोजिशन तो इस पे बड़ी हेल बेंट है कि इसमें गवर्नमेंट के जो लोग आए हैं सामने उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ होगी। क्या आप इस इंप्रेशन को डिस्पेल करेंगे? बिल्कुल जी, देखें इसके ऊपर जो मैं आपको इस रिपोर्ट के आने से पहले भी बरमला कहता रहा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर कि आपके प्रोग्राम या आपके चैनल पे कहा है कि नहीं कहा, मैं मुसलसल ये कहता रहा हूँ और आज भी कायम हूँ इस बात पे, और ये हमारा गवर्नमेंट की पोजीशन भी है कि मैं खुद आपको अल्लाह पे ईमान रखते हुए कहता हूँ कि किसी ने नहीं बख्शे जाना, इसमें कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस शख्स ने जो उन बदउनवानियों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि जिसका इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुआ है, वो कच्ची पर्ची हो, वो डबल बुक्स हो, वो टैक्स की इवेजन हो, वो गलत बयानी हो, गलत कॉस्टिंग हो, मतलब मुतल्लिका हुकाम को धोखा दिया हो या मिली भगत करके वो सारा कुछ किया हो, वो तमाम जो है वो जुर्म है, वो क्रिमिनल ऑफेंसेस। जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है वो उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में।
राइट राइट, बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर किया है सेनेटर वलीद इकबाल ने। कैसर साहब आप फरमाइएगा सर, ये तो एक कोऑर्डिनेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, आप बताइएगा बतौर मेंबर ऑफ एन ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब भी इस चीज के ऊपर बड़ी उन्होंने बातें की हैं, वो भी कहते हैं कि वजीर आजम साहब को सामने ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा उनको ओपनली इस हवाले से अपनी जो कैंपेन है या जो अपनी एक एफर्ट्स हैं उनको सामने लाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कोरोना वायरस के एतबार से? वलीद साहब अभी फरमा रहे थे कि 75% तक अभी भी हमारे पास है फैसिलिटीज, और ये जो चीनी कमीशन है, जो अश्योरेंस अभी वलीद साहब ने दी है कि तमाम के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा, आप क्या इस चीज के हवाले से आप पुरुमीद हैं कि होगा वाकई? मोना, सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूं कि मैं पहली बार आप के साथ ना ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा हूं। इससे पहले आप इकोनॉमिक प्रोग्राम तो बहुत से किए आपके साथ, और आज पैनल भी जो आपने सेनेटर वलीद इकबाल और रहमान अजहर, बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि सेंसिबल बातें होंगी ना, थ्रेड पे डिस्कशन होगी। मकसद तो सिर्फ किसी पे क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे पे दुश्मन दराजी करना नहीं होता। मकसद तो ये कि हम समझें और हमारे नाजरीन भी बात को समझ लें कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो कोरोना पे देखिए, कोरोना पहले दुनिया के मेरे ख्याल में 8-10 मुल्कों में हम आ गए हैं जो नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं और जिस तरह डेथ हो रही हैं। तो बहरहाल तवक्को अल्लाह ताला से करनी चाहिए। ये वलीद इकबाल साहब ने सही कहा कि जितनी बहुत ज्यादा नहीं हुई, और मकसद है जो बहुत ज्यादा तादाद सोची जा रही थी, अभी कंपैरेटिवली उससे हमारे जो डेथ हैं वो भी कम है और केसेस भी कम है। ये ठीक है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, अल्लाह करे ये सूरत हाल रहे, क्योंकि वजह ये है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है ना, दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्कों में फर्क है। मैं इस बात पे इमरान खान साहब की इस बात को भी वजन देता हूँ। देखिए, मैं क्योंकि बिजनेसमैन हूँ, मैं देखता हूँ अपने, मैं चंडीगढ़ में मैंने अपने लोगों को देखा, कराची में देखता हूँ, कारोबारी हल्के हैं और वहीं मैं कराची रहता हूँ। तो जी कैसर साहब, हाँ अच्छा राइट, कैसर साहब से हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। गालिबन कैसर साहब का आई गॉट हिज पॉइंट कि वो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के हवाले से जो रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो एंडोर्स करते हैं, बीइंग अ बिजनेस पर्सन हिमसेल्फ। कोशिश की है जी कैसर साहब से हमने रिकनेक्ट की है, कोई 10,000 घरों तक हम पहुंचे हैं। अब ये आप कहना कि लेकिन कुछ नहीं, क्या हम क्या थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकेंगे? रोशन क्या हमने राशन दिया होगा? 10,000 घरों को छोटी छोटी कुछ चीजें दी होंगी। तो यानी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ी लचक होनी चाहिए, आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल कैसर साहब अब आ रही है। अच्छा, अब मैं देखो ना, इसलिए हमने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। हमने बिल्कुल सेहत का मामलात को तवज्जो करनी है, उसके साथ साथ हमने मईशत को भी, उनके रोजगार, छोटे खासकर जो लोग हैं, छोटे मजदूर जो हैं, जो उनके भी हालात को देखना है। इन दोनों को मिलजुल कर ही फैसला करना है, लेकिन सबका मिलकर होना चाहिए। इस मामले पे पता नहीं क्या वजह है, क्यों हम कंसेंसस नहीं बनाएंगे? इसमें कोई इतनी लंबी बात कोई किसी का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जानी थी। सारी पार्टियां बैठती मिलजुल के तमाम कंसेंसस के साथ, और कंसेंसस हो सकता है इसमें जब सिंसियरिटी है, जब सबकी नीयत साफ है, तो कंसेंसस ना बनने का मुझे समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस मौके पे बिल्कुल सबकी सपोर्ट ले सकते थे, क्यों उन्होंने ये पसंद किया कि लोगों को इकट्ठा नहीं किया? अब भी ये चाहिए ऑल पार्टी, देखिए ना, चंद लोगों को जो इंपॉर्टेंट है असेंबली में बिल्कुल डिस्कस करें। पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, 5 तारीख को इजलास है, उसमें डिबेट होनी चाहिए और वो फैसला मिल के। ठीक है राइट, यानी कि हमें कंसेंसस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसर साहब के, अगर इंटेंशन साफ है तो कंसेंसस क्यों नहीं? शुगर में ये बात सीधी शुगर की है कि कोई भी बिजनेसमैन समझता है ना, रेट हम जब मुस्लिम लीग 5 साल रही तो रेट चीनी का 54 रुपए था, और जब वापस हम गए 5 साल बाद तो 53 रुपए था। राइट। मसला ये नहीं है कि किसने सारी, ये आ गया है कि कितनी सब्सिडी किसने दी। हाँ। सब्सिडी तो डिपेंड कर रहा था, हमारे वक्त में 110-15 रुपए डॉलर था, आज 160 रुपए डॉलर हो गया है कि उनकी अच्छा आप अंदाजा कीजिए ना, हैरानी की बात है कि अभी ये कह रहे हैं कि कास्ट ही उनकी 12-13 रुपए का फर्क है।
अब एफबीआर क्या कर रहा है, एफआईए क्या कर रहा है, ये सारे इदारे हमारे क्या कर रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो यही कहते हैं ना, चलो हमारी हुकूमत में आप कहते हैं कि वो ठीक असेस नहीं हुआ। अब 2 साल तो कुल मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है ना 3 टेनोर में, वो 9 साल रही है मियां नवाज शरीफ का। अब तकरीबन 2 साल होने को है पीटीआई को, चौथा हिस्सा तो हुकूमत ऑलरेडी हमारे, जो हमें कहते हैं ना बार बार कि सारी उम्र आपने गुजारी है, पूरा मुल्क 9 साल की हुकूमत है, आप चेक कर लीजिए, अब 2 साल इनको होने वाले हैं। मसला सिर्फ मैं जो ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हुआ ना, नुकसान तो हुआ कंज्यूमर को, बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी हो, सब्सिडी क्या हुई क्या नहीं हुई, सब्सिडी इतनी नहीं है, 200 अरब कहते हैं, फिगर्स एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे, कहते हैं कीमत जो है जो 53 रुपए से 80 रुपए हो गई। चंद इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना मफाद हासिल कर लिया। अब इसमें बाकी हुकूमत भी है, इसमें सूबाई हुकूमत भी है। सबसे ज्यादा तो इन्वॉल्व वो है जिनको ये पता ही नहीं था कि डॉलर का रेट भी हमने बढ़ा दिया है और वो फायदा कितना दे रहे हैं। अच्छा, अगर हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी तो हर हफ्ते उसका रिव्यू होना चाहिए था कि वो एक सूरत हाल क्या है। एक तरफ दुनिया में चीनी की कीमत ऊंची थी, दूसरी तरफ हमने उनको सब्सिडी दे दी, फिर लोकल रेट बढ़ना ही बढ़ना था। ये जो कहते हैं ना बिजनेसमैन, मैं बिजनेस में हूं, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी ने होल्डिंग कर ली। मतलब ये तो बिजनेस में जब किसी को, ठीक है कैसर साहब, आपका पॉइंट आ गया कि आप कह रहे हैं हूं ना, आप समझती हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये इल्जाम सिर्फ बिल्कुल नाअहली है हुकूमत की, और ये चीजों का ये रिपोर्ट में लेकिन इतना वादे तौर पे नहीं आया। अच्छा, बाद में किसी इल्जाम नहीं लगाता, जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ एज ए बिजनेसमैन। मैं आपको रिपोर्ट में तो वैसे काफी उन्होंने इवन पंजाब हुकूमत के हवाले से भी सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और ये चीजें रिपोर्ट में जैसे शामिल है। तो रहमान साहब, आपने अब दोनों को सुना है, एक तो कोरोना स्ट्रैटेजी फॉर यू, वाकई अगर नीयत साफ है तो कंसेंसस की कमी फिर क्या नजर आ रही है? अभी भी दोनों ने जिस तरह से बातें की हैं, बड़ी रैशनल गुफ्तगू हुई है, फिर कहां पर लैप्स है आपकी नजर में? और दूसरा, ये जो चीनी कमीशन का मामला है, किधर जाके सेटल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी रहमान साहब, आपको मेरी ऑडियो पहुंच रही है? ओके, रहमान साहब से हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। वलीद साहब, आप प्लीज इस चीज का जवाब दीजिएगा। मीनवाइल जो अभी कैसर साहब ने उठाई है, वो तो कह रहे हैं कि इतना खास जो कमीशन है गवर्नमेंट के हवाले से तो लैक लस्टर था कमीशन में, जो भी बातें की गई थी या जो भी रिस्पॉन्सेस थे, और कंसेंसस की क्या कमी नजर आ रही है, ये भी फरमाइएगा। कंसेंसस डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है इन योर व्यू, या फिर आपको लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई कमी पेशी हो रही है? तो उसके बारे में भी आप जरूर फरमाएं। नहीं जी, देखें, मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इसका जवाब दे तो इवेंचुअली गवर्नमेंट्स नहीं होना है, फेडरल और प्रोविंशियल। तो आपस का जो, और बीच में एक गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन की पार्टी की है इन सिंध, और उसके अलावा एजेके में भी इस तरह ही है। सो इसमें मुकम्मल जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन है वो मुख्तलिफ इदारों की और मुख्तलिफ हुकूमतों की, वो नेशनल कमांड और ऑपरेटिंग सेंटर में हो रही है। और मैं एक्चुअली एक बात का करना भूल गया था, मैं दोबारा उस पर मैं आना चाह रहा था, जो पिछले सवाल के जवाब में स्ट्रैटेजी के हवाले से ये बात यकीनन तशवीशनाक है कि इस वक्त जिस रफ्तार से अब ये इन्फेक्शन केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसके लिए अब 1 जून को यानी परसों अब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है NCC, उसकी मीटिंग बुलाई है, और उसमें उस लॉकडाउन के जो लिफ्टिंग की बात जो हुई थी उस पर अब नजरसानी होगा कि क्या लॉकडाउन की लिफ्टिंग या नरमी जो उसमें की गई है वो इसी तरह जारी रहे, या लॉकडाउन में को वापस उस मरहले पे ले आया जाए जो कुछ पहले था, यानी कि उसमें कुछ सख्ती की जाए ताकि फैलाव को इसके कम किया। बिल्कुल, सिंगल डे डेथ्स हमारे पास कैजुअलिटीज आज के रोज भी आई हैं जी, राइट जी। अच्छा वलीद साहब, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। रहमान साहब से हमने दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश की है। रहमान साहब, बैक टू यू। आई होप कि आपने मेरा सवाल सुना था। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में एक तो बताइएगा, कोरोना वायरस रिलेटेड केसेस में इजाफा है, ये तो हुकूमत भी बिल्कुल इस चीज को एडमिट कर रहे हैं और तमाम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि कंसेंसस की फिर बहुत सख्त हमें किल्लत नजर आती है? आपके व्यू में कहां पर लैप्स है, और ये चीनी कमीशन का मामला कहां जा रहा है? ठीक, आपको मेरी अब आवाज आ रही है मोना? जी, लाउड एंड क्लियर रहमान, बिल्कुल अब आ रही है। अच्छा, देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो कोरोना वाला मामला है, मेरा ख्याल है
अब सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सूरत हाल ये हम बहुत ज्यादा देर नहीं चला सकते थे। देखिए मेरे ख्याल में मसला कहां पर हुआ है, मसला हुकूमत की हिकमत अमली के साथ हुआ है। हमने क्या किया कि हमने ईद से पहले जो है वो एकदम से जो है वो आसानियां देना शुरू कर दी, और ये जो 14 अप्रैल के बाद जो कर्फ्यू या लॉकडाउन या जो पाबंदियां थी उनको नरम करने का जो सिलसिला था, वो ऐसा लगता है कि हमने बहुत तेजी के साथ जो है ये सफर तय करना शुरू किया, जो सफर शायद हमें, क्योंकि ये सूरत हाल हमारे खुद जो है वो कह चुके हैं, वजीर आजम कह चुके हैं कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको आपने मॉनिटर करना होता है। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपने जैसे ही लॉकडाउन उठाया उसके बाद ईद से पहले आपने जो हालात देखे उसका नतीजा जो है वो आज हम देख रहे हैं, आज जबकि केसेस जो है वो 60,000 जो है वो प्लस हो चुके हैं। तो ये जो तमाम के तमाम जो चीजें थी, जो हिकमत अमली थी, जिस तरह से उसको हटाया गया, मेरा तो ख्याल है कि एक तो उसमें बहुत ज्यादा जल्दी की गई, दूसरी इसमें जो हिकमत अमली का एक बड़ा पिलर है वो ये है कि एसओपीज के हवाले से तमाम का तमाम मामला जो है वो लोगों पर छोड़ दिया गया। देखिए हम, ये हकीकत है, हमारे लोग यहां पर जो है वो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन जो है वो उसके जराए बड़े महदूद हैं। आप सिर्फ अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि 3 महीने हो गए हैं हुकूमत और मीडिया, मैं और आप, ये मेरे दोनों जो रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बैठे हुए हैं, सब इस बात पर बात कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो है वो आप आगाही दें लोगों को बताएं, मगर उसका नतीजा हमने क्या देखा? उसका नतीजा वो है जो हमने बाजारों में ईद से पहले सूरत हाल देखी। उसका नतीजा वो निकला कि आज इस मुल्क में जाकर आईसीयूज के अंदर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। लोग डॉक्टरों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉक्टर कोरोना का मरीज डिक्लेयर करने के जो है वो पैसे लेते हैं। लोग डॉक्टरों से ये कह रहे हैं कि कोरोना का मरीज नहीं होता, लेकिन उसका कोरोना जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो देखिए यहां पर आप जब लोगों के ऊपर ये एसओपीज का मामला छोड़ेंगे तो ये नतीजा आपके सामने आना था। हाँ, करेक्ट। हम 3 महीने में, मैं समझता हूं कि मीडिया की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की नाकामी है कि हम लोगों को इस बीमारी के हवाले से कन्विंस नहीं कर पा रहे। लोग मानने को तैयार नहीं है आपकी और मेरी बात। आज वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आप थोड़ा सा जरा बड़े शहरों से बाहर निकले, वहां जाकर लोगों से पूछे, लोग कहते हैं आप हमें कोरोना के मरीज दिखाएं। तो ये लोगों पर जो एसओपी छोड़ने वाली बात थी, मेरा ख्याल है ये गल। चीनी रिपोर्ट के हवाले से मैं सिर्फ मुख्तसरन एक बात कर दूं कि जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था वैसे थे साफी के जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, ये रिपोर्ट पब्लिक की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि उनके अपने लोगों के नाम आए, जहांगीर तरीन, खुसरो फैमिली से जुड़े हुए नाम आए, बूनो सलाई का नाम है, उन्होंने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, और अब जो है वो केसेस बनेंगे और वो केसेस। मगर पिछले 3-4 दिन से आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा महवर जो है वो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और उसका ताल्लुक ओमनी ग्रुप से, और दूसरा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज और उनका ताल्लुक जो है वो शायद खाकान अब्बासी से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो कीमतों के हवाले से जो फैसला होना था या जो कार्रवाई होनी थी वो 2020-2019 की नहीं हो रही, वो इसमें भी मामला जो है वो सारे का सारा ऑपोजिशन के ऊपर जा रहा है। रिपोर्ट पब्लिक की, बहुत अच्छा, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत अच्छा, अपने लोगों के नाम लिए, बहुत अच्छा, लेकिन कार्रवाई और हुकूमत जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो शिबली फराज साहब और शहजाद अकबर साहब आकर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे उस सारे अमल को जो है वो बाईपास कर दिया, और इसका भी जो मुद्दा निकलेगा, जो मलबा निकलेगा वो ऑपोजिशन। जो ये प्रेस टॉक में ये कहा जाता है कि अगर एक्शन होगा ऑपोजिशन के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो उसमें लोग हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, ये कोई रिडीमिंग फैक्टर है आपके लिए या नहीं है? देखिए एक्शन का ऐलान कर देना एक और बात होती है कि मैं एक्शन करूंगा, मैं ये एक्शन लूंगा, मगर एक्शन हो तो तब मैं आपसे मानूं। देखिए आप और मैं सियासत कवर करते हुए बड़ी देर हो गई है, पिछली हुकूमतें भी हमने देखी है, 14-15 साल हो गए मुझे। मेरा ख्याल है ऐलान पे अब हमारा यकीन जो है वो उठ चुका है। अब जब एक्चुअल जब अमल होता है तो तब मान लेना चाहिए कि हाँ वाकई अमल हो रहा है। राइट। वलीद साहब, वॉक द टॉक। सर ये तो रहमान साहब कह रहे हैं कि एक्शन की बातें तो अलग होती हैं लेकिन असल हकीकी एक्शन तो कुछ और होता है। तो एक तो इस बारे में भी बताइएगा, और वाकई प्रेस टॉक में जहां पर एक तरफ शहजाद साहब ने ये कहा, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, कि एक्शन दोनों पे होगा, इनडिस्क्रिमिनेट होगा, लेकिन साथ साथ ये भी बात थी कि ज्यादा जो पूरी चीज का महवर या फोकस था वो ओमनी ग्रुप और पिछली हुकूमतों में ली गई सब्सिडी पर ज्यादा उसका एम्फेसिस था।
देखें जी, इसकी जो है उसके हवाले से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है रिपोर्ट के अनुसार गुजारिशात पेश हुई, उसमें 3 इदारों के से एक्शन का जो है वो जिक्र आता है, जिसमें नैब है, जिसमें FIA है और तीसरी है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, अपना आई गेस सूबों में। और उसके जाहिर है जहाँ पे टैक्स इवेजन या इस तरह का मामला है वहाँ FBI है, राइट। देखिए, शहजाद अकबर साहब जो है वो वफाकी नुमाइंदे तो जरूर हैं, और वो एसेट रिकवरी यूनिट उसका सिलसिला रखते हैं, तो उनका काम वैसे एविडेंस को प्रोक्योर करके, तो मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, रहमान अजहर साहब थोड़ा सा एक जल्दी नतीजे पे पहुंच गए, पोजीशन ली कि जी इन्होंने अप्रिशिएट किया और ये बड़ा अच्छा इकदाम या जबरदस्त इकदाम या जो भी था PTI गवर्नमेंट का इन्होंने गर्दाना, लेकिन फिर उसके बाद उनका ईमान इसके अंदर थोड़ा सा मुतजलजल हो गया इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह या इन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रोसिक्यूशन नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप वैक्यूम में नहीं देख सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस तनाजुर में देख सकते हैं कि आपने इस बात को ये गौर नहीं किया कि अपोजिशन की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं। देखिए, उनको भी कवरेज मिलती है उतनी, क्योंकि अपना ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो भी नशर होती है, हुकूमत की तरफ से वो भी नशर होती है, सारा वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक चीज वलीद भाई कहते हैं कि सारा इल्जाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सारा इल्जाम है, सारा इल्जाम चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर है, सारा इल्जाम तो शहजाद अकबर या गवर्नमेंट के किसी भी मुतालिका स्पोक्समैन की ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को इस बात से तो आगाह करें कि भाई 29 अरब रुपए की सब्सिडियां दी गई हैं, उनमें 2.5 अरब रुपए हमारी हुकूमत ने दिया, 26 अरब रुपए तो पिछली हुकूमतों ने दिया। तो जाहिर है ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड प्रोसिक्यूशन इज प्रोसिक्यूशन, तो वो तो अभी कार्रवाई होनी है, तो अभी कबल वक्त है उस पर किसी नतीजे पर पहुंचना। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सेनेटर साहब इजाजत दीजिएगा, रहमान साहब गालिबन आपसे ही कोई सवाल मुखातिब करना चाह रहे हैं। रहमान, आप अपना सवाल कीजिएगा। वलीद साहब, देखिए, हम रोजाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, दोनों तरफ की देखते हैं, मगर हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि वो बताते हैं आपको कि आगे क्या होने वाला है, वो खबर होती है हमारे लिए। बाकी तो अपोजिशन करते। मगर वलीद इकबाल साहब ये गुजारिश करते हैं कि अगर शहजाद अकबर साहब ने और शिबली फराज साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई पिछले दिनों से, आज वो एक मरतबा फिर से आए शहजाद अकबर साहब, किसी में उन्होंने ये बताया हो कि जो FIA ने या FBR ने जो केसेस बनाने हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ और खुसरो बख्तियार साहब के भाई के खिलाफ और या मुनस सराई के खिलाफ, वो केसेस जो हैं वो क्या बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या उसकी स्टेज क्या है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जोर रहा है, ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, इसमें ओमनी ग्रुप, वजीर आला सिंध, सलमान शहबाज, वजीर आला साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मैंने जिक्र सुना है। जी वलीद साहब, ओवर टू यू, फिर कैसर साहब की तरफ हम जाएंगे। राइट, ये देखिए ना, ये रिपोर्ट जो आनी थी, जिसके लिए सारी वर्किंग थी, वो तो ये था कि चीनी का रेट क्यों बढ़ा, 53 से 80 क्यों हुआ, क्यों आम लोगों को लूटा गया और ये क्या वजूहत हुई, ये सारा मकसद तो ये था। ये बात अब सब्सिडी पे आ रही है कि किसी ने, हमने 3 अरब दी है, उन्होंने 20 अरब दी। 3 अरब और 20 अरब का देखिए कंपैरिजन क्या है। वो डॉलर का रेट क्या था उस वक्त, 115 रुपए, अब डॉलर का 160 रुपए रेट है। मैं इस कंफ्यूजन में जाना ही नहीं चाहता कि सब्सिडी मैटर नहीं है। मैटर तो ये है कि देखिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट होने से पहले कहते थे कि किस तरह इदारों को मैं ठीक करूंगा, किस तरह आम आदमी को लूटा गया है। अब क्या ये तो पक्की बात है ना, ये कोई इसमें इतराज किसी में है कि 200 अरब रुपए आवाम के जेब से निकाला गया है। हाँ। इसमें किसी को इतराज है? अभी इसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये पैसा वापस आएगा, लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी? लोगों को कंज्यूमर ने ज्यादा पैसे भरे हैं। मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। सब्सिडी दी या नहीं दी, सब्सिडी की तो जरूरत ही नहीं थी जब डॉलर इतना बढ़ गया रेट। वो अगर उस वक्त दी गई तो उस वक्त जरूरत थी, किसी वक्त भी जरूरत है आप सब्सिडी दें, नहीं जरूरत है ना दें। जब आपने एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दी, सब्सिडी भी अलाउ कर दी, तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना था ना। उस वक्त
फिर अब क्या कह रहे हैं, अभी इल्जाम ये है, देखिए रिपोर्ट ये कहती है कि सट्टेबाजों ने किया। आप किसी सट्टे को रोक सकते हैं, ओपन किसी आइटम में रोक सकते हैं, किसी प्रोडक्ट में रोक सकते हैं। ओपन बिजनेस है, ओपन मार्केट चल रही है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है, और ये किसी ने नहीं बताया। तो सर यही तो बात है सर, एक इसका पहलू ये भी तो है ना, जो अभी आप खुद फरमा रहे हैं कि हमने भी उन बिग विग्स को भी तो फिर जाकर हमने पकड़ धकड़ वहां पर भी करनी है ना, जो हर हुकूमत में एक बड़े ल्यूक्रेटिव पोजीशन में रहते हैं, दे गेट देयर वे थ्रू विद एवरी गवर्नमेंट। ये तो बात है ना। आप देखें ये जो खास तौर पर जो शुगर मिल्स वगैरह के मामलात हैं, 200 अरब रुपए हर इंडस्ट्री ने बहरान देखा है गालिबन, सिवाय इस इंडस्ट्री के। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी बात को समझते हैं। क्या ये समझते हैं कि जो 200 अरब रुपया कंज्यूमर से हासिल किया गया, वो अगर इस रिपोर्ट से, बहुत अच्छी बात है रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी पर्टिनेंट। आपका सवाल है पर्टिनेंट, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। असल सवाल ये भी है, एक इसका ये भी बहुत बड़ा इसका कंपोनेंट है कि जो कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा पे किया है, तो वो व्हाई शुड द कंज्यूमर बेयर द बर्डन? वलीद साहब, ओवर टू यू। जी मैं पहले तो रहमान अजहर साहब ने जो बात की, मैं दोबारा से ये अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा खास करके जी, बजाय इसके कि ये जिक्र आए कि मुनीस इलाही साहब या खुसरो बख्तियार साहब या जहांगीर तरीन साहब के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, वो शहजाद अकबर साहब नाम ले रहे हैं आमनी ग्रुप का और नाम ले रहे हैं सलमान शहबाज का। देखें, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव इसी रिपोर्ट से हुई है। और मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ कि जब अपोजिशन वाले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इसको ये रंग देते हैं कि जी सवाए हुकूमती वज़रा के या वज़ीर आज़म के और कोई कसूरवारी नहीं है। करेक्ट। तो फिर हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि लोगों को इस बात से गुमराह ना होने दे और काउंटर ब्लास्ट में ये बताए कि नहीं जी, असल पैसे तो सारे इधर गए थे। बाकी प्रोसिक्यूशन का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल रिपोर्ट में ये भी जिक्र आया था, वो मुझे वो कागज मिल नहीं रहा जिसमें तफसीलात थी, लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि उसमें 6 या 10 मिलों को एग्जामिन करके एज सैंपल देखा गया था, और उसमें ये सारी बात तो एक 9 मिलें शायद 9 थी या 10 थी, और ग्रुप्स जो थे वो 6 थे या शायद उससे भी कम थे। तो सवाल ये उठा था, साहब ने भी अपना गिला उन्होंने बताया था ट्विटर पे, वो तो बड़ा गिला कर रहे थे कि हमें क्यों इसमें सिंगल आउट किया जा रहा है। एक सैंपल से लेकर के पूरे पैमाने पर, वसी पैमाने पर इस इंडस्ट्री के सारे पार्टिसिपेंट्स को देखा जाए और इसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाए। सो वो इसमें कोई सिंगल आउट इस तरह से नहीं होगा, जो सैंपल में था उसमें सारे जो हैं वो कवर्ड हैं। हुकूमत के अगर हैं तो भी, ऑपोजिशन के हैं तो भी, मैं यही दोहरा हूँ। हाँ बिल्कुल, और इस पे वही जहांगीर तरीन साहब ने बल्कि खुद उन्होंने गिला किया था, और वो बड़े गिले करते हुए नजर आ रहे हैं खास तौर पर इन रेवलेशंस के बाद। तो कैसर साहब, एक तो ये अभी आपने सुना है जवाब जो वलीद साहब ने बताया, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल था ज्यादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक सियासी जाविये में देखा जाए, वो प्रोसिक्यूशन का उससे कोई अमल दखल नहीं है, वो वहां जो प्रोसिक्यूशन या एक्शन होगा वो इनडिस्क्रिमिनेटी होगा, ये अभी वलीद साहब ने कहा। लेकिन एक और बात है, एक और एंगल है कैसर साहब। कल हमने देखा कि जनाब नवाज शरीफ के जो अरेस्ट वारंट्स हैं, बात है कि ये जो रेट बढ़े और 200 अरब रुपए का या 150 अरब या जो भी फिगर ये बताएंगे, वो उसका जो नुकसान हुआ कंज्यूमर को, इसमें क्या मुस्लिम लीग का कोई कसूर है? वो रिबेटे पिछली सब्सिडी की बात करते हैं, किसी ने भी नहीं, वो तो बिल्कुल उसको चेक करें, मैं कोई उसको मना नहीं कर रहा, जो कुछ करना है जरूर चेक करें। इस वक्त तो ये बात थी कि रेट क्यों बढ़े, क्यों कंज्यूमर को नुकसान हुआ, कौन, इस वक्त तो हुकूमत पीटीआई की है ना, सब लोग आपके हैं, इसमें हमारा कोई कसूर फॉल्ट है तो वो बता दें कि हमारी वजह से क्या हुआ। तो जो इजाफा हुआ है बिल्कुल उसमें कौन जिम्मेदार है? क्या ये हमारे वजीर आजम साहब जो इतना कहते थे कि मैं जो लोगों को नहीं नुकसान करने दूंगा और ये जो इदारे कर रहे हैं, इदारों को ठीक करूंगा, अब 2 साल हो गए आपको, तो ये इस तरह के अगर काम होते रहेंगे, ये मामूली बात है ये कि 200 यानी रेट हमारे तो 5 साल में 54 से 53 हुआ, अभी रेट हो गया 50 से, और अभी को वापस आ गया क्या रेट? अभी अगर इंक्वायरी आ गई, अच्छी बात है, रिपोर्ट आ गई, उसको कई बार कहते रहे कि बहुत अच्छा हुआ रिपोर्ट आ गया, पर रिपोर्ट को हमने करना क्या करें, उसका फायदा क्या हुआ है? कंज्यूमर को फायदा हो, बिल्कुल, या किसी को वापस मिलेंगे, या जो कुछ हो गया है किसी के खिलाफ कोई सजा होगी। बात पीछे चली गई है कि सब्सिडी उस दौर में क्या थी, इस दौर में क्या, सब्सिडी का तल्लक एक अलग चीज है। ये जो इंक्वायरी आई थी, ये तो एक पर्टिकुलर इंक्वायरी है कि रेट क्यों बढ़ा और क्या वजह हुई, किसने ये किया काम। अच्छा कैसर साहब, सिर्फ इतना अभी फरमा दें कि अभी कल ही हमने देखा कि जैसे जनाब नवाज शरीफ के जो अरेस्ट वारंट्स है वो तोशेखाना केस में दोबारा से जारी किए गए।
आज बिल्कुल द नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक फोटो है जो कि ट्विटर पर बड़ी वायरल है। इवन मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने उसको लगाई है, अपनी प्रोफाइल फोटो उसको बनाया हुआ है आज। तो ये बताइएगा, ये फिर एक हमें इस किस्म की एक चीज नजर आ रही है कि जरा छेड़खानी जो ऑपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट को की जा रही है कि बिल्कुल एक रोज पहले जब अरेस्ट वारंट आया और ये कहा गया कि फिर से सवाल उठा कि कब वापस आएंगे जनाब नवाज शरीफ, उसी के बिल्कुल अगले रोज हमने उनकी फोटो देखी जहां पर वो लंदन में गालिबन किसी कॉफी शॉप पर बैठे हैं। जी जी, मैंने भी वो फोटो देखी है आपके लिए। तो वो तो है, वो सामने फोटो। अब कोई क्या मतलब उसमें सवाल क्या पैदा होता है, वो तो एक चीज सामने है। अब अगर वो वारंट आए हैं तो उसके बारे में जो कानूनी कार्रवाई होगी उनके वकील या उनके जो भी कोई कानूनी लोग हैं वो करेंगे। मैं उस फोटो में तो देखिए ना, अगर कोई चाय पी रहा है बीमार आदमी, मुझे समझ नहीं आती किस बात पे एतराज किया है। अगर है तो कोर्ट का, वो भी देखिए ना, कोर्ट के जजमेंट पे गए हुए हैं। अगर किसी को परसू करना है तो कोर्ट जाए ना, वो कोर्ट को बात करे। वो अगर कोई जरूरत, पहले भी मियां साहब को जब कोर्ट ने कन्वीन किया है वो वापस आ गए। पहले जब आप कोर्ट से ही सर कहा था ना, कोर्ट ने कहा था कि आप फिर दोबारा पंजाब गवर्नमेंट से जाकर एक्सटेंशन मांगेंगे हेल्थ ग्राउंड्स पर, पंजाब हुकूमत से परमिशन ली जाएगी, उस पर मियां साहब अमल करेंगे। और फोटो जो है वो तो अभी कोई इस बात की कोई निशानदेही नहीं है ना कि वो कितने बीमार हैं, या कोई डॉक्टर का तो नहीं उसमें टेस्ट लगा हुआ साथ के उनकी सूरत हाल क्या है। क्योंकि कोरोना की हमारे तक जो मालूमात हैं वो तो यही हैं कि कोरोना की वजह से उनका जो कुछ प्रोसीजर होना था वो डिले हुआ है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन और ये डिले हो रहे हैं। तो ये हमें अंदाजा है। फिर भी देखिए ना, ये मामला क्योंकि कोर्ट में है और लीगल है, बिल्कुल उस लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और मियां साहब उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आपके सामने है। जैसे पंजाब हुकूमत ही कहती है कि हमसे उन्होंने परमिशन नहीं ली, और जो एक कुछ महीना पहले कोरोना से गालिबन कुछ रोज पहले की ये बात है, मुझे याद पड़ता है कि ये एक बड़ा एक डिलेमा पैदा हो गया था कि पंजाब गवर्नमेंट कहती थी कि हमसे उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी है। रहमान साहब आप बताइएगा। लेकिन थोड़ा बस एक मैं बात करूं। जी जी, देखिए ना, नहीं मांगी तो कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट जो कुछ कर रहा है कोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बताऊं, हमारे यहाँ क्या ट्रेंड हो गया, आप तो खुद मुआशरत के मामलात को समझती हैं। अब शहजाद अकबर साहब ये टीवी पे बता रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ ने ये फलां रकम इतनी जमा की है। मैं आज तक कारोबार, मुझे 56 साल हो गए, मुझे ये समझ नहीं आई ये टीवी के काम है। हाँ, अगर कोई उनको शिकायत है वो FBR में जाएं, वो जाके FIA को कहें ये मेरे पास। अब टीवी से मैं कैसे समझूंगा कौन सी रकम, क्या पैसा जमा हुआ, कौन सा आई। और ये चीजें हम हैरान हो गए कि सिर्फ दुनिया में हमारा मुल्क है जिसमें ये टीवी पे ये ड्रामों में ये बातें हो रही हैं कि ये फलां रकम जो है TT से आई है, फलां रकम। भाई इसकी लीगल एस्पेक्ट्स हैं। अगर FBR किस लिए बैठा है, हजारों मुलाजमीन है हुकूमत के पास FBR में, उनका तो काम ही यही है। अब मैं कैसे, मेरे जैसा आदमी भी अंदाजा नहीं कर सकता कि वो जो कुछ बता रहे हैं शहजाद अकबर साहब उसमें क्या हकीकत हो। आज जस्टिस फायद ईसा साहब ने जो कहा कि खुद शहजाद अकबर साहब ने कहाँ टैक्स दिया, किसने उनको अपॉइंट किया, इनका मेरिट क्या है, वो हाँ, तो आज 15 सवाल कोर्ट में मामला आ गया। 15 सवाल उन्होंने उठाए हैं जनाब शहजाद के लिए, शहजाद अकबर के लिए। जी रहमान साहब आप बताइएगा, व्हाट्स योर व्यू। एक तो मीडिया ट्रायल वाली बात बिल्कुल सही है, मीडिया ट्रायल तो हमारे यहाँ फैशन है एक, वाकई ये बात दुरुस्त है कि अगर इतने सारे शवायद हैं तो बाकायदा कोर्ट में जाकर ये तमाम चीजें हो सकती हैं। दूसरी तरफ शहबाज साहब तो खुद वो शहजाद अकबर साहब शहबाज साहब को खुद ही दावतें देते हैं, वो जो डेविड रोस वाला आर्टिकल था उसके ऊपर कि उनको वहां पर लंदन में वो सू करें इसके हवाले से। तो बस एक वो चीज है कि दोनों एक दूसरे को कोर्ट में जाने की दावतें दे रहे हैं। ये कोई जाएगा कोर्ट में आपके ख्याल से? अच्छा देखिए, मैं एक जरा कैसर साहब ने जो है वो बात की, मैं जरा बड़े इख्तलाफ के साथ एक जो है ना, जब आम कारोबारी आदमी हो तो बिल्कुल वही होना चाहिए जो कैसर साहब कह रहे हैं कि आप जो है वो अदालत में चले जाएं या FBR कार्रवाई करें। मगर मसला यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कोई आम कारोबारी आदमी नहीं है, वो एक पब्लिक ऑफिशियल हैं। और पब्लिक ऑफिशियल के हवाले से अगर कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है तो मीडिया पर भी इसी तरह से बात होगी। ये दुनिया में हर जगह पर होता है जहां पर पब्लिक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम इन्वॉल्व होता है। अगर उन्होंने फायदा उठाया हो या फायदा जो है वो दिया हो तो ये कारोबार उनका अपनी जगह पर है, मगर यहां पर भी जो है वो उनसे फिर वो मामला जो है वो मीडिया पर जो है वो जरूर आता है। अच्छा दूसरा देखिए, इससे क्या मीडिया पे जाने से सर आप
फैसला हो जाएगा। मतलब फर्ज कीजिए मीडिया आए, जरूर आए, लेकिन ये जो फिगर कही इतनी रकम इधर जमा हुई उधर हुआ, किसको मीडिया दे? आपको पता लग सके। मीडिया का काम रिपोर्ट करना होता है। आप अगर एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आप एमएनए हैं, जिस तरह आपके टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स के मामला पब्लिक होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि पब्लिक को ताकि पता हो कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर आप किसी को समझ तो नहीं आएगी ना कि क्या मेरिट है या क्या दलील है, वो ठीक है गलत है जो चीज बताई जा रही है। मीडिया से तो आपको भी समझ नहीं आएगी। क्या आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स पे वो रिपोर्ट करना वो मीडिया का राइट है, उससे आप इख्तलाफ जो है वो उस पर कब्जा नहीं कर रहा। मैं शहजाद अकबर वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं ना। हाँ, उनका ख्याल है आपके रिपोर्ट करने में कोई मसला नहीं है। उनके पास तो सबूत हैं, वो जाएं पर्टिकुलर फोरम पे जाएं। हाँ, मीडिया पे जरूर बताएं। वो शहजाद अगर बता रहे हवाले से उससे फायदा क्या होगा? अच्छा, मैं ये बात, मगर मीडिया का राइट है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है तो उस पर रिपोर्ट जो है वो किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं आता हूं दूसरी चीज के ऊपर जो आप एहतसाब वाली जो बात कर रहे थे मुन्ना। देखिए, कुछ तब्दीलियां जो है वो हुई हैं और ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन पर थोड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमने देखी कि जिस तरह से नैब गैर मामूली तौर पर जो है वो एक्टिव हुआ है। हमने ईद से पहले भी जो है वो देखा, नैब के आप इजलास उठाकर देख लें, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको दोबारा से जो है वो देखा जा रहा है। ऐसा लगता था कि बहुत सारी जो तहकीकात जिनमें नैब जो है वो थोड़ा बैकफुट पर चला गया था, वो तमाम के तमाम जो है वो चीजें अब नैब एक मरतबा फिर से जो है वो कंसिडर कर रहा है। तो नैब की आप पिछले 2-3 जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास हुए वो उठाकर देख लें, तो वो नाम जिनकी जमानतें हो गई थी या जिनका केसेस का नवंबर से पहले जब मियां साहब बाहर गए तो उससे पहले जिन केसेस का जिक्र होता था, तो वो फिर से हो रहा है। फिर नैब अदालत भी मुतारिक हो गई। आपने देखा कि जिस तरह से जो है वो तोशा खाना रेफरेंस के अंदर जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए। तीसरी चीज जो है वो नैब तरमीमी बिल, जिसने नैब पर बहुत सारी कदगने लगा दी थी, उस पर वो एक तो जो है वो एक्सपायर हो गया, और फिर उस पर जो मुशावरत हो रही थी, जो कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था 16 जनवरी 2020 को ऑर्डर दिया था कि हुकूमत 3 महीने के अंदर जो है वो कानून लेकर आए, वो ऐसा लगता है कि वो मामला भी जो है वो लटक गया है। और फिर इस सब के साथ कोइंसाइड ये कर रहा है कि हुकूमत एक मरतबा फिर से जो है वो एक्टिव हो गई है, और शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर डालने की भी बात हुई, फिर जो है वो सिंध हुकूमत के साथ भी बात हुई। तो मेरा ख्याल है ये हम एक एहतसाब की एक नई लहर जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो देखने वाले हैं। और ये कोरोना, और ये आपका ख्याल है कि ये होगी, हुकूमत जो है ये होगी ऑपोजिशन ओरिएंटेड, एहतसाब की लहर आने वाले बात है। एहतसाब की लहर तो ऑपोजिशन ओरिएंटेड ही होती है, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक गिवन फैक्ट है, गिवन फैक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के जो अच्छे दिन थे वो अब थोड़े से जरा जो है वो जाने वाले हैं, और ऑपोजिशन के जो बुरे दिन है शायद जो है वो उनकी आमद है। अच्छा, अच्छे दिन थे, और वो ऑपोजिशन वाले तो कहते थे उनके अच्छे दिन थे ही नहीं, और उनको तो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी था और रेफरेंस दायर नहीं होता था वगैरह वगैरह। थे तो शहबाज शरीफ साहब की जो है वो जमानत होगी, अच्छे दिन थे तो बाकी लोगों की जमानतें। नवाज शरीफ साहब भी, वो भी लंदन जा पाए, और हाँ जब वो तो खैर उनका व्यू है, वो जो उनका ख्याल है। ऑपोजिशन का तो है कि उनके कभी अच्छे दिन थे ही नहीं। जी वलीद साहब, मैं मोना ये कह रहा हूँ, देखिए ना, क्योंकि इनसे हुकूमत तो संभल नहीं रही। मेरे पास आज ही की फिगर्स हैं, आज की डॉन अखबार में आप भी देख 10 में इन दिनों में वो प्राइवेट सेक्टर का उससे कोई 46% कम हो गया। यानी अब वो जो कर्जा है ना, तो वो पहले था लास्ट ईयर 563 अरब जो प्राइवेट सेक्टर ने अभी तक लिया। यानी बिजनेस का मैं हाल बता रहा हूँ आपको, ये फिगर्स है कोई मेरी नहीं है, तो स्टेट बैंक की फिगर्स हैं। अब 298 रह गए, यानी इन दिनों पिछले साल 563 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर में कर्जा लिया हुआ था, अब 298 अरब रह गए। इसमें कोविड का भी तो इफेक्ट है, पूरी दुनिया की मईशत उससे तबाह हो गई है। वो क्या आ रहा है, जब जान छुड़ानी है ना, या लोगों की तवज्जो हटानी है, इसी तरह एक्सपोर्ट तो खैर जो हालत है जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये साफ सुथरे लोग जो आए हैं 2 साल में, हमारा जो रेवेन्यू था हमने छोड़ के गए थे 3900, में फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, 3900 छोड़ के गए थे। कोरोना को छोड़ दे, 3 महीने पहले की बात हो रही है। ये जो 5500 का टारगेट रखा था वो पूरा किसी सूरत में भी नजदीक नहीं था। पॉइंट मेरे पास क्योंकि वक्त जरा मुख्तसर है, तो वलीद साहब का हम जरा रिस्पॉन्स ले लें, वो क्योंकि काफी देर से उनकी तरफ हमने जाना है। वलीद साहब का एक रिस्पॉन्स आ जाए आखिर में। मईशत
हाँ राइट सर, पॉइंट मेड। कैसर साहब का बड़ा वाज़ेह पॉइंट आ गया है, वो कह रहे हैं कि डिविएशन, ये डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स हैं। वलीद साहब, जो तरक्की हो रही थी ना, तरक्की हम 5,008 छोड़ के गए थे। राइट कैसर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, वलीद साहब से हमने बात करनी है। जी वलीद साहब का एक रिस्पॉन्स आ जाए, आखिरी कुछ हमारे पास है। जी वलीद साहब। जी एक्शन में प्रॉब्लम है तो मैं काफी कुछ नहीं भी सुन सका। जी जी लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा ही है तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो कार्रवाई एहतसाब के हवाले से जो कार्रवाई है उसमें जिससे भी रहमान अजहर साहब ने कहा कि एहतसाब का मतलब है कि निशाना उसका होगी ऑपोजिशन। अभी पिछले आपके प्रोग्राम में नहीं पूछा गया, पिछले कोई 10 प्रोग्राम हो जिसमें मैं गया हूँ, मुझे हर एक शेख रशीद साहब के बयान के बारे में पूछता है जो उन्होंने कहा था कि ईद है वो अब बड़ा लंबी चौड़ी कार्रवाई होने वाली है जिसमें किसी को नहीं। मैं तो हमेशा से उस लिहाज से मैं शेख साहब हर बात या हर अंदाजे बयान से तो नहीं एग्री करूंगा जरूरी लेकिन यहाँ मैं जरूर कुछ समझता हूँ कि वो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये वो जिस तरह मैंने कहा कि बख्शा किसी ने नहीं और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई होगी, और अगर किसी वजह से कोई समझता है कि वो यकतरफा है या वो अपोजिशन की तरफ सिर्फ उसका तो उसका जवाब तो नैब के तमाम दे सकता है कि जो अच्छाई बुराई नैब के खाते में आती है वो नैब के जिम्मे ही पड़ती है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत एक अलग एंटिटी है, नैब एक अलग इदारा है और वो अपना काम कर रहा है। और जिस तरह मैंने कहा अच्छा बुरा सब जो है उसका ने बैनुल ने उसकी बड़ी तारीफ की है, कितना कुछ उन्होंने रिकवर किया है। और इवन ये जो कोई रिपोर्ट आई थी गैलप की या ट्रांसपेरेंसी की जिसमें प्रोडक्शन इंडेक्स का बात कर रहे थे कि उसमें तो तब्दीली हुई है, लेकिन नैब की बड़ी फाइल थी उसके अंदर और बड़ी दाद मिली थी। राइट, ओके, थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज रादर प्लेजर कि आप तमाम को हमने होस्ट किया और काफी सारी बातों पे हमने तमाम ने कुछ ज़ेरे गौर बातें लाए हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म किए हैं। सेनेटर वलीद इकबाल, कैसर अहमद शेख और रहमान अजहर साहब। नाजरीन ये हमारे इस वक्त हालात हैं जो इस वक्त हम जाते हुए देख रहे हैं। साइमल्टेनियसली एक तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो एक कौमी फरीजा है जिसको हमने तमाम ने एक डायरेक्शन से परस्यू करना है, ख्वाह वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, एक स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं वो भी इसके होते हुए भी साइमल्टेनियसली बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में जब पॉलिटिकल टेम्परेचर्स ऑन द राइज हैं तो क्या हम एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे अपने इतने बड़े कौमी मसले के ऊपर? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जो कि आगे आने वाले दिनों में अपना रुख तय करेगा। फिलहाल के लिए इजाजत, सी यू अगेन इंशाल्लाह। अगले हमारे जो सेगमेंट है हमारे जो ट्रांसमिशन का, उसमें आपसे फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।